कैमरा ऑन करो। देखो, अब इस चैप्टर का अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। जैसे अपन ने चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें आपने देखा था मैक्सिमम क्वेश्चन किसके थे, अकोमोडेशन बिल के थे। ऐसे ही ये जो चैप्टर है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक, इसी में बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो क्या होता है, प्रैक्टिकली बात करते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे आप अपनी बैंक कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, आप बैंक से अपना स्टेटमेंट लेके आए जिसको अपन वगैरह बोलते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। आपने देखा दोनों के बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे। आपकी बैंक कॉलम कैश बुक का बैलेंस कुछ और शो हो रहा है, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक है उसका बैलेंस कुछ और शो हो रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें, कि जो एंट्री हमने हमारी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करी है, वही सारी एंट्री आपको कहाँ मिलेंगी, पासबुक की क्रेडिट साइड में मिलेंगी। और जो एंट्री हम अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में कर रहे हैं, वही सारी एंट्री आपको पासबुक की डेबिट साइड में मिलेंगी, पासबुक की डेबिट साइड में मिलेंगी। तो अपन ने देखा कि हमारी बैंक कॉलम कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस डिफरेंट आ रहा है। तो अपन ने इसको चेक करना स्टार्ट करा। हमें क्या पता है कि जो एंट्री हमने बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करी, वो सब एंट्री कहाँ मिलेंगी, पासबुक की क्रेडिट साइड में। तो जो एंट्री अपन को दोनों साइड मिलती जा रही है उस पर अपन टिक लगाते जाएंगे कि एक एक एंट्री हमारी बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में हो रही है, वही सेम एंट्री पासबुक की क्रेडिट साइड में भी हो रखी है, तो उस पर टिक लगा दिए मतलब कि ये ट्रांजेक्शन है जिसकी एंट्री कैश बुक और पासबुक दोनों साइड हो गई। इसी तरीके से जो एंट्री अपन ने बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करी है, वही सेम एंट्री कहाँ मिलेंगी, पासबुक की डेबिट साइड में। तो जो एंट्री दोनों जगह हो रखी है, कैश बुक में भी और पासबुक में, उनके अपन ने टिक लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो कैश बुक में अनटिक रह जाएंगी। सुनना, कुछ ऐसी, ये समझ में आ गया यहाँ तक का प्रोसेस क्या हुआ, कि एक तरफ एक तरफ रखी हमारी बैंक कॉलम कैश बुक, एक तरफ रखी हमारी पासबुक। अब हमें क्या पता है कि जो एंट्री हमने बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करी है, वही सब एंट्री बैंक ने क्या करी होंगी, पासबुक की क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्या करा, मिलाता गया कि फर्स्ट एंट्री जो मैंने बैंक कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड में करी है, क्या वो पासबुक में हो गई क्या, बोले हो गई पासबुक में, मैंने टिक लगा दिया, मैंने टिक लगा दिया। इसी तरीके से जो एंट्री मैंने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करी है, वही एंट्री बैंक ने क्या करी है, पासबुक की डेबिट साइड में। तो जो एंट्री कैश बुक और पासबुक दोनों साइड हो रखी है, मैंने उनको क्या करे, टिक लगा दिए। अब इसके बाद क्या होगा, कैश बुक में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी जिन पे टिक नहीं लगेगा, जो अनटिक होंगी, जिस पे टिक नहीं लगा होगा। तो कैश बुक ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में हो रखी है जिसपे भी टिक नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, अनटिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कि वो एंट्री है जो कैश बुक में तो हो रखी है बट पासबुक में नहीं हो रखी। जो कैश बुक के अनटिक आइटम रह गए, सुनना ध्यान से, कैश बुक के जो ये अनटिक आइटम रह गए, इसका मतलब क्या है, ये वो एंट्रीज हैं जो आपने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में तो कर रखी हैं, बट इज नॉट डन इन द पासबुक, बट इज नॉट डन इन द पासबुक। सिमिलरली कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी जो पासबुक में अनटिक रह गई होंगी, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी जो पासबुक में अनटिक रह गई होंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वो ट्रांजेक्शन है जो बैंक ने तो पासबुक में कर रखी है बट आपने कैश बुक में नहीं कर रखी, बट आपने कैश बुक में नहीं कर रखी। बताओ यहां तक की बात समझ में आई, क्या हुआ, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, पासबुक की बात करते हैं। पासबुक में वो जो अनटिक आइटम्स हैं, तो वो अनटिक आइटम क्या शो कर रहे हैं, कि बोले ये ट्रांजेक्शन है जो पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हुई है, बट कैश बुक में नहीं हुई है। तो अपन क्या करेंगे, एक अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। जैसे कैश बुक बनती है सेम वैसी बनेगी, बट नाम क्या होगा, अमेंडेड कैश बुक होगा। वही दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। तो पासबुक में वो जो अनटिक आइटम्स रह गए, तो पासबुक के वो अनटिक आइटम का मतलब क्या है, कि ये वो ट्रांजेक्शन है जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी। तो अपन क्या करेंगे, इन सारी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज अमेंडेड कैश बुक में कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल,
कोई कस्टमर है, उसने डायरेक्टली अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो कस्टमर ने डायरेक्टली अमाउंट मेरे बैंक में डिपॉजिट कराया, तो पासबुक में तो एंट्री हो गई, बट कैश बुक में नहीं हुई थी, इसलिए वो अनटिक रह गया। तो मैं इसकी एंट्री काय में करूंगा? इस अमेंडेड कैश बुक में कर दूंगा। बैंक ने मेरे ब्याह पे कोई मेरा इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, तो इसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, बट इसकी एंट्री इस कैश बुक में नहीं हुई है। तो मैं इसकी एंट्री क्या कर दूंगा? इस अमेंडेड कैश बुक में कर दूंगा, या इस एडजस्टेड कैश बुक में कर दूंगा। ऐसे ही हमारे कहने पर बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट्स कर दी है, हमारे कहने पर बैंक ने क्या करे, कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, जिसकी एंट्री हमने हमारी कैश बुक में नहीं करी है, तो वो एंट्री भी मैं क्या करूंगा? इस अमेंडेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में कर दूंगा। अब उसके बाद फिर मैंने बैलेंस चेक करा कि अब बैलेंस टैली हो गया क्या? बोले अभी भी बैलेंस टैली नहीं हो रहा। कि जो भी एंट्री पासबुक में हो रखी थी बट कैश बुक में नहीं हो रखी थी, उन सारी एंट्रीज को अपन ने इस अमेंडेड कैश बुक में कर दिया। तो उसके बाद तो अब बैलेंस इक्वल आना चाहिए था, अभी भी बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो अब मैं अपनी कैश बुक चेक करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैश बुक बनाते समय मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कि क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट कम लिख दिया हो या ज्यादा लिख दिया हो, या डेबिट साइड में कुछ अमाउंट कम या ज्यादा लिख दिया हो, या क्रेडिट साइड में लिखना था डेबिट साइड में लिख दिया, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया। या कोई ट्रांजेक्शन है, जैसे अपन ने कोई चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो कहने का मतलब है कैश बुक बनाते समय अगर कोई एरर हो गई, तो उसको भी मैं उस अमेंडेड कैश बुक में रेक्टिफाई कर दूंगा, उस अमेंडेड कैश बुक में रेक्टिफाई करके उसको लिख दूंगा। इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस टैली नहीं होगा, तो फिर वो बैलेंस टैली क्यों नहीं हो रहा, उसके रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये जो अमेंडेड या जो एडजस्टेड कैश बुक है, ये जो अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक है, इसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे? सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक आपने बनाई, इसके अंदर आपने कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी? those transactions which are recorded in the passbook but not recorded in the cash book। वो ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्री हमने पासबुक में, जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो उन सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री अपन ने क्या करी? इस अमेंडेड कैश बुक में करी। और अमेंडेड कैश बुक में दूसरी कौन सी एंट्री करी? कि कैश बुक बनाते समय, वाइल प्रिपेयरिंग द कैश बुक, हमसे कोई एरर हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी अपन ने उस अमेंडेड कैश बुक में करी। तो आप ये जो अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हो, इसके अंदर आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? वो ट्रांजेक्शन जो पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी थी, तो उन सारी ट्रांजेक्शन को अपन ने इस अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कैश बुक बनाते समय अगर हमसे कोई गलती हो रही है, कैश बुक बनाते समय अगर हमसे कोई गलती हो गई, एरर हो गई, तो उसको भी अपन इस अमेंडेड कैश बुक में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इस अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे, अमेंडेड अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। उसके बाद भी ये पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं हो रहा, तो फिर अपन अब क्या करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, इन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में क्यों डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब एज अ स्टूडेंट हमारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एज अ स्टूडेंट हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सेम जो अभी तक जो क्वेश्चन करे वैसे ही आएगा, बट नीचे एक लाइन लिखी होगी, मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, या क्लियर लिखेगा प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अभी तक जो क्वेश्चन करे क्वेश्चन सेम ऐसे ड्राफ्ट होगा, बट क्वेश्चन में के नीचे या ऊपर एक लाइन लिखी होगी कि मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, या मेक एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक and then prepare bank reconciliation statement by using amended cash book balance, by using amended cash book balance। तो आप सबसे पहले अब इस केस में क्या करोगे? ये अमेंडेड कैश बुक बनाओगे। क्या बनाओगे? अमेंडेड कैश बुक बनाओगे। इस अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक में आप कौन सी एंट्री पास करोगे? वो एंट्री जो पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो इन सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री आप इस अमेंडेड कैश बुक में करोगे। उसके बाद इस कैश बुक बनाते समय अगर कोई एरर हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करोगे इस अमेंडेड कैश बुक में। उसके बाद आप अपनी अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालोगे। उसके बाद ये आप अपने अमेंडेड कैश बुक का क्या करोगे? बैलेंस निकालोगे। और फिर जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन रह जाएंगी, रिमेनिंग कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी? कि क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजेक्शन है
उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिसकी एंट्री पासबुक में हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री तो आपने कैश बुक में कर दी। अब जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन रह गई जिसकी एंट्रीज अभी तक अमेंडेड कैश बुक में नहीं करी है, तो उन रिमेनिंग ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो उन रिमेनिंग ट्रांजैक्शन को यूज करके आप क्या प्रिपेयर करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जब आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टार्टिंग में बैलेंस कौन सा लोगे, ये जो अमेंडेड कैश बुक का जो भी बैलेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट, उसको आप स्टार्टिंग में लिखोगे इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। समझ में आई क्या बात? एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, अभी 3-4 इयर्स पहले ही ये सीए इंस्टीट्यूट ने एक चेंज किया है इसमें। क्या? एक तो क्वेश्चन में क्लियरली लिख देगा कि प्रिपेयर अमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक, या मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक देन प्रिपेयर बीआरएस। एक तो डायरेक्टली लिख दिया क्वेश्चन में। एक क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। कब बनाना है? 31 मार्च को बनाना है। तो इस कंडीशन में चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, चाहे बोले या ना बोले, आप क्या करोगे, पहले ये अमेंडेड कैश बुक बनाओगे, देन उसके बाद रिमेनिंग ट्रांजेक्शन को यूज करके क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। समझ में आई क्या बात? कि अगर हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाना है, 31 मार्च को बनाना है। कब बनाना है? 31 मार्च को बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि इसकी अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। तो ये आपको हम यहाँ पे बनानी है कि अगर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च को प्रिपेयर हो रहा है, तो पहले आप क्या, चाहे क्वेश्चन में फिर बोले या ना बोले, पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे, अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करोगे, एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करोगे, और फिर जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होगी उससे आप क्या प्रिपेयर करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो 31 मार्च तक का तो क्लियर हो गया है ना, अकाउंटिंग ईयर एंड होता ही है। अब कई बार हमारी किताबों में अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को भी तो एंड हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर, अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, तो अब इस केस में भी क्या करेंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आप 31 दिसंबर को अगर बीआरएस बना रहे हो और क्वेश्चन में लिखा है, क्लियरली लिखा है कि अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो पहले आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे देन बीआरएस बनाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, और क्वेश्चन में ये बोल भी नहीं रखा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो फिर जैसा अभी तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा है बीआरएस का, वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। याद रहेगी क्या ये बात? इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम से पहले, मतलब ऐसा लिखिएगा कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले बैठ के जब रिवाइज करें तो ये हमें दिख जाए ये चीज जो मैंने अभी बोली है, कि अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 31 मार्च को मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, तो इस केस में चाहे एग्जाम में क्वेश्चन बोले या ना बोले, पहले आप क्या बनाएंगे, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, देन उसके बाद रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स का क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। तो दो चीजें हो गई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दे कि प्रिपेयर एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर कह रहा है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, लेकिन क्वेश्चन में लिख नहीं रखा कि प्रिपेयर अमेंडेड और एडजस्टेड कैश बुक, लेकिन अगर आप 31 मार्च को बीआरएस बना रहे हैं तो उस कंडीशन में पहले हमेशा पहले क्या बनेगी, अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बनेगी, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस को यूज करके जो बची हुई रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है उससे। और 31 दिसंबर की बात आई, तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर और कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो उस केस में भी आप पहले क्या बनाओगे, अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, देन क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन कह रहा है प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 दिसंबर, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो उस केस में फिर अमेंडेड या अप्रोप्रिएट कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, जैसा नॉर्मल क्वेश्चन करा अभी तक वैसे ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। क्लियर है क्या? एक बार दोबारा सुन लीजिए, अमेंडेड कैश बुक में काय की एंट्री पास करेंगे, अमेंडेड कैश बुक में काय की एंट्री पास होगी, वो एंट्री जो पासबुक में तो हो रखी हैं बट कैश बुक में नहीं हो रखी, उन सारी एंट्रीज को आप पहले इस अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद ये जो आपने कैश बुक बनाई है, इस कैश बुक बनाते समय अगर आपसे कोई एरर, कोई गलती हो गई,
तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे, फिर अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालोगे, और फिर जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन रह जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, उनको यूज करके क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब मैंने अभी आपको एक बात बोली, क्या बात बोली, कि बोले जो एंट्री आपकी पासबुक में हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, उन सारी ट्रांजेक्शन को आप पहले अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। अभी अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, मॉड्यूल में भी है, कि वो क्वेश्चन में कह रहा था प्रिपेयर अप्रोप्रिएटली अमेंडेड कैश बुक। अब कह रहा था अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने गलती से पासबुक में डेबिट कर दिया, तो ये एंट्री पासबुक में हो रखी होगी बट कैश बुक में तो नहीं हो रखी होगी, तो क्या इस एंट्री को आप अपनी अमेंडेड कैश बुक में करोगे? क्या कह रहा है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने गलती से मेरी पासबुक में डेबिट कर दिया अमाउंट, तो ये एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में तो नहीं हो रखी ना। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि उस अमेंडेड कैश बुक में कौन सी एंट्री करनी है, जो पासबुक में हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी। तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को भी आप इस अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं करेंगे ना। बैंक ने गलती करी तो उस गलती को मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी करूंगा। बैंक ने गलती से कोई अमाउंट डेबिट या कोई अमाउंट क्रेडिट कर दिया मेरी पासबुक में, गलती से, तो उस गलती को मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा ना। तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी रिकॉर्ड इस अमेंडेड कैश बुक में। ये मैंने इसलिए बताया अलग से आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको बार बार एक ही चीज बोली कि जो एंट्री पासबुक में हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो उन सारी ट्रांजेक्शन को आप इस अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो अभी अभी हम क्वेश्चन करते समय आ जाए ये वाली ट्रांजेक्शन कि अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो बोले सर ने कहा था कि जो एंट्री पासबुक में हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, उनको रिकॉर्ड करते हैं इस अमेंडेड कैश बुक में। तो अमाउंट गलती से बैंक ने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो इसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, और सर ने कहा था कि जो एंट्री पासबुक में हो रखी हो और कैश बुक में नहीं हो रखी, उनको कैश बुक में जाके रिकॉर्ड करना है। तो बोले ये तो हो रखा है ना, पासबुक में हो रखा है रिकॉर्ड, कैश बुक में नहीं हो रखा तो कर दो रिकॉर्ड। नहीं, ये अमाउंट गलती से डेबिट या क्रेडिट करा है बैंक ने, तो उस गलती को मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी करूंगा। तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसमें अमाउंट गलती से बैंक ने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं होगी। समझ में आ गई क्या बात? चलिए निकालिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1 का। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 30th September 2022, the bank account of X, according to the bank column cash book, overdrawn to the extent of 4062. On the same date, बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस शो रहा है 20,750 इन फेवर ऑफ एक्स। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। अब लास्ट लाइन बड़ो क्वेश्चन की क्या लिखा है, you are required to show an appropriate rectification required in the cash book of X to arrive the correct balance on 30th September to prepare bank reconciliation statement as on date। तो क्लियरली लिखा है ना, मेक रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, मतलब आपको अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बनाने को कह रहा है। तो बनाओ सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक, और ये कौन सी कैश बुक बन रही है, बैंक कॉलम कैश बुक बन रही है। कौन सी कैश बुक बन रही है, बैंक कॉलम कैश बुक। तो दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट। बनाइए। दो साइड इन डेबिट और क्रेडिट। बन गई। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस दे रखा है 4062। ओवरड्रॉन बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब
क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो क्या गिवन है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। दोबारा सुन लो, इस अमेंडेड कैश बुक में काई की कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, those transaction which is recorded in the passbook but not recorded in the cash book, वो ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, उन ट्रांजेक्शन को आप इस अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। और वो मतलब कैश बुक बनाते समय अगर कोई एरर हुई है तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। पढ़ो पॉइंट नंबर 1, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर, तो जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो कैश बुक में एंट्री कर दी होगी इसकी। जब ये कैश चेक जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो कैश बुक में एंट्री कर दी होगी ना, तो मतलब इस ट्रांजेक्शन की एंट्री इस कैश बुक में हो रखी है, तो इसमें अब दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है क्या, आगे बढ़ो। अ पेमेंट ऑफ चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, गलती होगी ना कैश बुक में, कह रहा है पेमेंट करा है 16,000 रुपीज का जिसकी एंट्री कैश बुक में 2 बार कर दी, तो एंट्री यहाँ पे पेमेंट साइड में 2 बार लिख दिया 16,000 16,000, इधर क्रेडिट साइड में 2 बार लिख दिया ना 16,000 16,000, कह रहा है 16,000 का पेमेंट करा है, तो पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड में, तो 2 बार 16,000 लिख दिए, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया ना 16,000 से, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया 16,000 से, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। समझ में आई क्या बात, कि मैंने किसी को पेमेंट करा 16,000 का बाय चेक, तो उसकी एंट्री मैंने अपनी बैंक कॉलम कैश बुक की क्रेडिट साइड में करी लेकिन 2 बार कर दी, यानी 2 बार लिख दिया यहाँ पे 16,000 16,000, तो ये क्रेडिट साइड बढ़ गई, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे जो भी पर्सन है उसको क्रेडिट किया था उसको रिवर्स करके डेबिट कर देंगे, तो टू पर्सन अकाउंट कितना 16,000, जिस भी पर्सन को ये चेक दिया 16,000 उसका नाम यहाँ पे 2 बार लिख दिया होगा, बाय पर्सन अकाउंट 16,000, बाय पर्सन अकाउंट 16,000, तो ये जो एक बार ज्यादा लिख दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, उसको कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो ये आ जाएगा टू पर्सन अकाउंट 16,000। बताओ बात समझ में आ गई क्या, ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री आपने कैशबुक में कर दी तो उस पर टिक लगा दो, उस पर टिक लगा दो पेंसिल से, इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, इसका मतलब कि अभी भी अगर डिफरेंस आएगा तो इस ट्रांजेक्शन के रीजन इस ट्रांजेक्शन के कारण तो नहीं आएगा, ट्रांजेक्शन में टिक, अब मैंने टिक लगवा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजेक्शन थी इसको कैशबुक में सही कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसके बाद भी अगर अब डिफरेंस आ रहा है तो इसके कारण तो नहीं आएगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के कारण। नेक्स्ट पढ़ो पॉइंट नंबर 3, on 29 September, the bank has credited an amount of 1,17,400 received from a customer, but advice was not received by X until 1st October. अपन ये कब बना रहे हैं, 30 सितंबर, कह रहा मेरा एक कस्टमर है उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जाके 1,17,400 डिपॉजिट करा दिए, कह रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन ही मुझे नहीं है 30 सितंबर तक, तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने इसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजेक्शन है जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई है बट मेरी कैशबुक में नहीं हुई है, तो कर देते हैं हम इसको कैशबुक में, तो कस्टमर ने अमाउंट मुझे दिया है तो ये मेरी रिसिप्ट है, ये मेरी रिसिप्ट है, तो एंट्री क्या करोगे, इस अमेंडेड कैशबुक की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट 1,17,400, 1,17,400 लिख दिया, थर्ड ट्रांजेक्शन पे भी टिक लगा दो। ये समझ में आ गया क्या इसको यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करा, क्योंकि ये वो ट्रांजेक्शन हो गई जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैशबुक में नहीं हो रखी, तो ये मैंने कैशबुक में कर दी। समझ में आ गया, रिसिप्ट कैसे है, कस्टमर मुझे अमाउंट दे रहा है तो ये मेरी रिसिप्ट ही तो हो गई, इसलिए एंट्री क्या करी, रिसिप्ट साइड में। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कह रहे हैं बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए 580 के, तो इसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, कह रहा है कैश बुक में नहीं हुई है, तो एंट्री पासबुक में तो हो गई बट कैश बुक में नहीं हुई है, कर दो। पेमेंट है ना, ये हमारा पेमेंट हो गया, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करे, इट इज योर पेमेंट, तो पेमेंट साइड में लिख दो बाय बैंक चार्जेस 580, बाय बैंक चार्जेस 580।
फोर्थ भी हो गया, टिक लगा दो फोर्थ पे भी, टिक लगा दो फोर्थ पे भी। फिफ्थ, on 6 September 2022 बैंक क्रेडिट 20,000 to X in error। कह रहे बैंक ने गलती से 20,000 क्रेडिट कर दिए, तो बैंक कहाँ क्रेडिट करेगा, पासबुक में ना। तो बैंक ने, एक्स कौन है, ओनर है, जो ओनर है वो है एक्स, तो एक्स के अकाउंट में बैंक ने गलती से 20,000 क्रेडिट कर दिए गलती से, तो मतलब इसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है, तो क्या मैं इसको कैश बुक में भी करूँ क्या, नहीं करूंगा। बैंक ने गलती से क्रेडिट करे, तो बैंक की गलती मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी करूंगा, नहीं करूंगा, तो इसकी एंट्री मेरे को अपनी कैश बुक में नहीं करनी है। क्लियर हो गई क्या बात, ये एंट्री भी पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो मैंने बोला कि बोले वो एंट्री जो पासबुक में हो रखी हो, कैश बुक में नहीं हो रखी, उसको कर दो कैश बुक में, अमेंडेड कैश बुक में, बट ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये एक एरर है कि बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में 20,000 क्रेडिट कर दिए गलती से, तो बैंक की गलती मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी करूंगा, इसलिए इसकी एंट्री मैं अपनी अमेंडेड कैश बुक में नहीं करूंगा, तो इस पे टिक मत लगाना, इस पे टिक मत लगाना। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पढ़ो। सिक्स्थ, a bills of exchange of 1,40,000 were dishonored by X with his bank. The bill were dishonored on 20th September but no entry has been made by the X। करेक्ट, बिल रिसीवेबल है जिसको जाके अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, ये डिसऑनर्ड हो गया, ये क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो कल समझाया था मैंने आपको कि एक बिल रिसीवेबल जिसको आप बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, अगर वो ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बैंक क्या करेगा, उस बिल रिसीवेबल का जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा। तो बिल रिसीवेबल था कितने का, 1,40,000 का, जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक ने इस 1,40,000 आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लिए, हमें इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो मतलब ये एंट्री भी पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, तो कर दे। ये आपका पेमेंट है, बैंक ने ये अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉ करा है, तो इधर लिखो बाय कस्टमर अकाउंट। जब बिल डिसऑनर्ड होता है, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, डिसऑनर्ड होता है, तो एंट्री क्या पास करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, तो कस्टमर से पैसा लेना है उसको डेटर बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा बाय कस्टमर अकाउंट कितना, 1,40,000। बताओ समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है ये पॉइंट, टिक लगा दो, टिक लगा दो, मतलब ये हो गया रिकॉर्ड कैश बुक में। आगे बढ़ो, सेवेंथ, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू डेट डेट, टोटल इतना। तो कह रहे 30 सितंबर को अपन ने चेक इशू करें कितने के, 13,26,000 के, जिसका पेमेंट नहीं करा बैंक ने। तो जब ये चेक इशू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री कर दी होगी ना, जब ये चेक इशू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री हो गई होगी, तो मतलब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, अब दोबारा नहीं करनी है, अब दोबारा नहीं करनी है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, एक बार हो गया कंप्लीट। अब इसका बैलेंस निकालो, इसका बैलेंस निकालो अमेंडेड कैश बुक का। दिख रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, दिख रहा है साफ साफ, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये क्रेडिट बैलेंस आ गया कैश बुक का, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया कैश बुक का 11,242, 11,242 हो गया, 11,242 आ गया। अब अपन बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। वो जो ट्रांजेक्शन अभी आपके क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई ना, सुनो, ये जो ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई, तो अभी भी अगर आपके कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में अगर डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस अब किसके कारण आ रहा है, वो जो ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई है उनके कारण आ रहा है, उनके कारण अब ये डिफरेंस आ रहा है। तो अपन बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2022, लिखो पर्टिकुलर प्लस माइनस। हो गया, तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बैलेंस लोगे वो कौन सा लोगे, ये अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस लेके करना है। तो ये अमेंडेड कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, 11,240 क्रेडिट बैलेंस है, ये 11,240 कौन सा बैलेंस है इस अमेंडेड कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है।
तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लिखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और माइनस के कॉलम में 11,242, माइनस के कॉलम में 11,242। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और माइनस के कॉलम में 11,242। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे कर रहे हो आप? कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हो। बीआरएस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? कैश बुक के बैलेंस से। तो उसको किससे टैली करेंगे? पासबुक के बैलेंस से, यानी जो भी ऐड हो जो भी लेस होगा सब कैश बुक में होगा। तो अभी भी अगर आपकी कैश बुक और पासबुक के बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है? ये जो ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई इनके कारण आ रहा है। तो बीआरएस अपन बनाते ही क्यों है? कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है इसके रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो अनटिक आइटम रह गए ये अब आपके रीजंस हैं जिनके कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होगा। तो केवल उन रीजंस को ही यहाँ पे आप इस बीआरएस में आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे, सबको नहीं करना है। तो कौन कौन से नंबर की ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई थी? सबसे पहले अनटिक रह गया था पॉइंट नंबर 1 तो हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 3 भी हो गया था ना, 4th भी हो गया था, फिफ्थ फिफ्थ ही था ना डायरेक्ट? कौन सा? अच्छा फर्स्ट भी था, ठीक है फर्स्ट भी था। फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी अनटिक रह गई थी। क्या लिखा है पढ़ो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर, बट ये क्रेडिट कब हुए? 3 अक्टूबर। आप बीआरएस कब बना रहे हो? 30 सितंबर को बना रहे हो। तो 13,14,000 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए। चेक बैंक में डिपॉजिट कराए मतलब कस्टमर से चेक रिसीव हुए जिसको अपन ने बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी। तो इससे योर कैश बुक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 13,14,000। योर कैश बुक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 13,14,000। लेकिन 30 सितंबर जिस डेट को अपन ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक बैंक ने इसको कलेक्ट ही नहीं करा। यानी 30 सितंबर जिस डेट को बीआरएस बन रहा है उस डेट तक बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं करा, मतलब इसका पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है। इसका पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन की? कैश बुक है। तो इसका मतलब कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करना है? पासबुक से। तो कैश बुक में ऐड हो रखे 13,14,000, पासबुक में तो नहीं हो रखे। तो कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। दोनों बैलेंस इक्वल आ जाएंगे। तो आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 13,14,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 13,14,000। समझ में आई क्या बात? और कौन सी ट्रांजेक्शन थी जो अनटिक थी? सीधे फिफ्थ, सीधे फिफ्थ नंबर की। क्या कह रहा है? ऑन 6 सितंबर द बैंक हैज क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। कह रहा है बैंक ने गलती से 20,000 क्रेडिट कर दिए एक्स के अकाउंट में। तो बैंक कहां क्रेडिट करेगा? बैंक पासबुक में क्रेडिट करेगा। पासबुक की क्रेडिट साइड क्या होती है हमारे लिए? रिसिप्ट। पासबुक की क्रेडिट साइड हमारे लिए क्या होती है? रिसिप्ट होती है। तो बैंक ने गलती से मेरी पासबुक में 16,000 क्रेडिट कर दिए, 20,000 क्रेडिट कर दिए। तो पासबुक की क्रेडिट साइड रिसिप्ट होती है। तो इससे मेरी रिसिप्ट्स बढ़ गई, इससे मेरी पासबुक की रिसिप्ट्स बढ़ गई। तो रिसिप्ट्स के बढ़ने से पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा या कम हो गया होगा? रिसिप्ट्स ज्यादा शो करने से, 20,000 की रिसिप्ट्स पासबुक में ज्यादा शो करने से मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा या कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो इस गलती के कारण मेरी पासबुक का बैलेंस 20,000 से बढ़ गया। कैशबुक में ऐसी कोई गलती नहीं है, कैशबुक में ऐसी कोई गलती नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक है तो कैशबुक को पासबुक से मिलाना है। तो यहाँ प्लस हो रखे 20,000, कैशबुक में नहीं हो रखे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 20,000, तो ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये जो अपन करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक है, एज ए स्टूडेंट समझाइए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैश बुक में प्लस कर देंगे 20,000 का मतलब ये नहीं है कि कैश बुक में जाके ऐड कर दिया 20,000। ये एक टेक्निक है जिसको यूज करके अपन पता लगा रहे हैं कि प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। ठीक है ना? हाँ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 20,000। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 20,000। ठीक है क्या?
और सेवेंथ ट्रांजेक्शन रह गई थी, सेवन ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई थी। क्या कह रहा था, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर। तो जब ये चेक आपने इशू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे योर कैश बुक बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय कितना, 13,26,000। कह रहे 30 सितंबर, जिस डेट को अपन ये बीआरएस बना रहे हैं, उस डेट तक बैंक ने इसका पेमेंट ही नहीं करा, तो मतलब इस ट्रांजेक्शन की पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है। तो यहाँ माइनस है, 13,26,000 पासबुक में तो नहीं हो रखा, तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 13,26,000, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक 13,26,000, 13,26,000। 13,26,000 हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है 13,46,000, ये टोटल आ रहा है 13,25,242, 13,25,242। ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, कैश बुक थी ना, तो लिखना नहीं है, मन में अज्यूम करना है क्या, ये जो प्लस है ये कैश बुक की डेबिट साइड है, ये जो माइनस है ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है। तो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का अगर डेबिट है तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,758, 20,758 दोनों का डिफरेंस। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा था, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बैलेंस दे रखा था पासबुक का 20,758, देखो वही आ गया। बताओ समझ में आ गया कि अमेंडेड कैश बुक क्या करना है, समझ में आ गया? कुछ डाउट आ रहे हो माइंड में, कुछ आ रहा हो कि इसको यहाँ क्यों लिख दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो बताओ। कोई डाउट्स? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 30 दिसंबर 2022 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है कितना, 4,610। On examining of the cash book and bank statement, you find that you are you find that ये transaction, last line पढ़ो क्वेश्चन की लास्ट लाइन, you are required to make appropriate adjustment in the cash book bringing down the correct balance and prepare bank reconciliation statement adjusting balance in the cash book with balance shown in the bank statement। ठीक है, बनाओ amended cash book, फॉर्मेट बनाओ amended cash book। एक चीज का और ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि बोले आपसे क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च। फिर मैंने आपको बोला चाहे क्वेश्चन में फिर बोले या ना बोले, आपको पहले क्या बनाना है, अप्रोप्रिएट या अमेंडेड कैश बुक बनानी हो, फिर बीआरएस बनाना है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस गिवन है, कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में किसका बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस ही गिवन नहीं है। तो ये अमेंडेड कैश बुक तो तभी बनेगी ना जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, नॉर्मल बीआरएस ही बनाओगे, भले ही वो कह रहे हैं 31 मार्च को बनाना है, क्योंकि अमेंडेड कैश बुक किससे बनेगी, जब क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा। अब वो कह रहा है कि बीआरएस 31 मार्च को बनाना है, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो पासबुक के बैलेंस ही अमेंडेड कैश बुक नहीं बनेगी। तो उस केस में भले ही वो कह रहा है 31 मार्च को बीआरएस बनाओ, बट क्योंकि कैश बुक का बैलेंस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है क्या? चलिए बनाइए।
बन गया फॉर्मेट? क्या लिखा है, कौन सा बैलेंस गिवन है कैश बुक का? कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन है? डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। लिखा है कैश बुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक की डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610। 4610। तो क्वेश्चन क्या करना है, अमेंडेड कैश बुक बनानी है। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? वो ट्रांजैक्शन जो पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी, और कैश बुक बनाते समय कोई एरर हुई है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। पढ़ो पॉइंट नंबर 1। Checks amounting to 6 lakh 30 were issued to trade payable entered in the cash book before 30th December not presented for payment। तो जब ये चेक आपने इशू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री कर दी होगी ना इसकी। जब ये चेक आपने इशू करे होंगे तो दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, दोबारा नहीं करनी है। ये हो चुकी तो अभी दोबारा नहीं करेंगे यहाँ रिकॉर्ड। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 2। Check amounting to 2,50,000 has been recorded in the cash book, have been paid into the bank before bank on 30th December, but were entered in the bank on 1st January। तो जब ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे, जब ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा ना इसको भी। आपने 2,50,000 रुपीज के चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करके बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे 30 दिसंबर को। तो जब 30 दिसंबर को ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए तो उस समय इसकी एंट्री हमने कैश बुक में कर दी होगी, तब दोबारा नहीं करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 3। A check received for 73,000 has been dishonored prior to 30th December, but no record in fact appeared in the cash book। कह रहे हैं हमने 73,000 का एक चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, ये डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो इसकी एंट्री करें अब कैश बुक में। कह रहे कैश बुक में इसकी हमें पता ही नहीं था तो इसलिए हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो जब ये चेक बैंक में जमा कराया था तो कैश बुक की डेबिट साइड में लिखा होगा टू कस्टमर अकाउंट कितना, टू कस्टमर अकाउंट 73,000, बट ये चेक डिसऑनर्ड हो गया तो रिवर्स एंट्री होगी चेक के डिसऑनर्ड की। तो लिखो बाय कस्टमर अकाउंट 73,000, बाय कस्टमर अकाउंट 73,000। आगे बढ़ो, हो गया, समझ में आ गया। A dividend of 3,80,000 paid direct to the bank, not recorded in the cash book। तो हमने किसी कंपनी के कोई शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे होंगे एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उस पर हमें डिविडेंड मिला जो डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर हो गया, तो इसकी भी एंट्री पासबुक में तो हो गई। कह रहे नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो ये डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, ये डिविडेंड आपको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू डिविडेंड 3,80,000। ये डायरेक्टली डिविडेंड मेरे बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया इसका मतलब इसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई है बट लिखा है नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, ये डिविडेंड आपकी रिसिप्ट है, तो एंट्री का लिखेंगे रिसिप्ट साइड में टू डिविडेंड कितना 3,80,000। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 और 4 को टिक लगा दो, पॉइंट नंबर 3 और 4 को टिक लगा दो, लिख लिया। 5th, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200 चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कह रहे हैं बैंक ने इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस के 4,200 चार्ज कर लिए जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई बट कैश बुक में नहीं हुई है, तो कर देते हैं। ये हमारा पेमेंट है, ये हमारा पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिख दो बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 4,200, बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 4,200, टिक लगा दो इसको, टिक लगा दो इसको। फिर आगे कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंकर ऑन नवंबर। सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे कोई क्लब वगैरह है कोई है तो सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा बोलते हैं इसको, डोनेशन काइंड ऑफ, इट इज काइंड ऑफ डोनेशन। तो हमारे कहने पर बैंक ने 10,000 का क्या करा, डोनेशन पे कर दिया, ठीक है ना। बैंक ने हमारे कहने पर 10,000 का डोनेशन पे कर दिया जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कर दो, ये डोनेशन आप पे कर रहे हो तो ये आपका पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिख दो बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000,
बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000, टिक लगा दो, टिक लगा दो। 7 ट्रांजेक्शन पढ़ना जरा ध्यान से। अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स। हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? ये सारी बुक्स किसकी बना रहे हैं? ए फिलिप्स की। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा है ए फिलिप्स की। ये सब एंट्री कहाँ हो रही है? ए फिलिप्स की बुक में। पढ़ो 7 पॉइंट। चेक आउट 27 ड्रॉन बाय ए बी फिलिप्स, बी फिलिप्स चार्ज टू ए फिलिप्स। कोई दूसरा कस्टमर था बी फिलिप्स बैंक का, उसने चेक ड्रॉ किया था। चेक ड्रॉ मतलब उसने पेमेंट करा था बाय चेक, बैंक ने उसकी एंट्री ए फिलिप्स के अकाउंट में कर दी। तो ये एंट्री पासबुक में तो हो रखी है बट कैश बुक में नहीं हो रखी। तो क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं इसको अमेंडेड कैश बुक में? नहीं करूंगा। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट किया है। समझ गया? डेबिट कैसे पता चला डेबिट किया है? वो चेक ड्रॉन है, चेक ड्रॉन मतलब पेमेंट बाय चेक। तो कोई दूसरा कस्टमर था बी फिलिप्स, बैंक ने गलती से ए फिलिप्स के पासबुक में क्या करा होगा? डेबिट कर दिया होगा गलती से। तो ये जो बैंक ने गलती करी, इस गलती को मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी करूंगा। तो इसको इसको अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हो गया क्वेश्चन? मतलब हो गया यहाँ तक का, अभी तक का? अब यहाँ पे आपकी इस अमेंडेड कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम आ रही है। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर 2,97,410, 2,97,410। 2,97,410 हो गया। अब बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 दिसंबर, एज ऑन 30 दिसंबर 2022। बनाओ। हो गया? बन गया। किसका बैलेंस लेना है? इस अमेंडेड कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये जो आया था 2,97,410 डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। ये क्या शो कर रहा है? कैश एट बैंक। इट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक का लिखेंगे प्लस के कॉलम में। तो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो सब काय में करोगे? आप कैश बुक में करोगे। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई? सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या रहा है? चेक, चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 वर इशूड टू ट्रेड पेबल। चेक इशूड करे मतलब पेमेंट करा है बाय चेक। तो जब ये चेक इशू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री कर दी होगी। तो इससे योर कैश बुक बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय 6,30,000। योर कैश बुक बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय 6,30,000। कह रहे 30 दिसंबर, जिस डेट को अपन ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट तक बैंक ने इसका पेमेंट ही नहीं करा। यानी 30 दिसंबर जिस डेट को बीआरएस बना रहे हो तो इन चेक इशूड का पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है, बैंक ने पेमेंट ही नहीं करा है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है? कैश बुक से। तो इसका मतलब कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करना है? पासबुक के बैलेंस से टैली करना है। तो यहाँ माइनस हो रखे हैं 6,30,000, पासबुक के तो नहीं हो रखे, तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 6,30,000। तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखोगे आप चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक 6,30,000। चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक 6,30,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये भी अनटिक है। पॉइंट नंबर 2 भी अनटिक है। क्या लिखा है? चेक अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक पेड इनटू द बैंक ऑन 30 दिसंबर। लेकिन अभी तक 1 जनवरी बट वर एंटर्ड इन 1 जनवरी। कह रहे 1 जनवरी को एंटर हुए पासबुक में।
तो अपन तो बीआरएस कब बना रहे हैं, 30 दिसंबर को बना रहे हैं ना। तो मुझे 30 दिसंबर से मतलब है कि 30 दिसंबर को कैश बुक में क्या बैलेंस है और पासबुक का क्या बैलेंस है। तो 30 दिसंबर को जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे योर कैश बुक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 2,50,000। बट 30 दिसंबर को इसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई है, यानी 30 दिसंबर को पासबुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो यहाँ प्लस हो रखे हैं 2,50,000 कैश बुक में, पासबुक में नहीं हो रखे, तो यहाँ से भी माइनस कर देंगे 2,50,000, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखोगे चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक 2,50,000, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,50,000। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 पे टिक लग गया था, पॉइंट नंबर 4 पे टिक लग गया था, 5 पे, 6 पे टिक लग गया था, 7th रह गया। कह रहे कस्टमर है बी फिलिप्स, एक कस्टमर है कौन, बी फिलिप्स, मतलब बैंक का कोई और कस्टमर, बैंक का कस्टमर हमारे नहीं, बैंक का। तो उसने चेक से पेमेंट करा था, बैंक ने गलती से वो पेमेंट मेरे अकाउंट में शो कर दिया, मेरी पासबुक में डेबिट कर दिया। तो पेमेंट मेरी पासबुक में गलती से आ गया है, तो इससे पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा या कम हो गया होगा, इससे पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा या कम हो गया होगा, कम हो गया होगा ना। बैंक ने किसी, बैंक के किसी दूसरे कस्टमर फी बी फिलिप्स ने पेमेंट करा था बाय चेक, उस पेमेंट को मेरी पासबुक में दिखा दिया बैंक ने गलती से, तो पेमेंट दिखाया गलती से, तो इससे मेरी पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। कितने से कम हो गया होगा, 27,000 से कम हो गया होगा। कैश बुक में ऐसी कोई गलती नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पास क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है। तो पासबुक में 27 माइनस हो रखे हैं, कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में से माइनस कर देंगे 27, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे चेक रॉन्गली चार्ज टू ए फिलिप्स 27,000। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो किया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी कैश बुक में से जाके 27 माइनस कर दी है, ये केवल प्लस होगा या माइनस होगा उसको देखने की हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे हो, ये वर्किंग नोट्स बना के, ना कैश बुक में ना पासबुक में, ठीक है। तो चेक रॉन्गली चार्ज टू ए फिलिप्स 27,000, टोटल करेंगे तो ये आ गया 9,27,410, ये आ रहा है 2,77,000, 2,77,000। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो ये जो प्लस है ये क्या है, कैश बुक की डेबिट साइड, माइनस क्या है, कैश बुक की क्रेडिट साइड। तो मेरी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 6,50,410, ये दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे। डन, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये सीरियल नंबर गलत है, वो 2 बार 10 आ गया, ये 11th क्वेश्चन होगा, सही कर लेना नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 8,36,400 एज द बैंक बैलेंस एट बैंक, ये कैश बुक का बैलेंस है, कब, ऑन 31 दिसंबर 2022, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैंक पासबुक, यू फाइंड द फॉलोइंग डिसअपीयरेंस। अब लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की जरा, कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो अगर 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज नहीं हो रही तो नॉर्मल बीआरएस बनेगा, जैसा अभी तक क्वेश्चन में करते आ रहे थे कल तक, वैसा नॉर्मल बीआरएस बनाएंगे। अब इसका बी पार्ट पढ़ो, इफ बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, कह रहा है बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रही हैं,
तो क्या समझाया अभी? फिर अब चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, पहले क्या बनाओगे? अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, फिर बीआरएस बनाएंगे। तो अभी अपन इसका ये बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इफ अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, तो अकाउंटिंग ईयर अगर 31 दिसंबर को हो रहा है, तो क्वेश्चन में बोला नहीं है अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए, बट अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट को अगर बीआरएस बना रहे हो, तो हमेशा पहले क्या बनेगी? अमेंडेड कैश बुक बनेगी, और फिर क्या बनेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। तो इसका भी अपन बी पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट में कह रहा था अगर अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड नहीं हो, तो 31 दिसंबर को अगर एंड नहीं हो रहा अकाउंटिंग ईयर, तो फिर अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। बी पार्ट में कह रहा था अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो क्या समझाया था कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अगर आप बीआरएस बना रहे हो, फिर क्वेश्चन में बोले या ना बोले, पहले आप अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, फिर बीआरएस बनाएंगे। बनाओ फॉर्मेट, ये अमेंडेड कैश बुक। हो गया। स्टार्टिंग में किसका बैलेंस रखा है? कैश बुक का कौन सा बैलेंस है ये? कैश बुक शो बैलेंस ऑफ 8,36,400। बता नहीं रखा ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, नहीं बता रखा ना? नहीं बता रखा। तो साइलेंस में क्या मानते हैं? कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। साइलेंस में कैश बुक का कौन सा बैलेंस मानते हैं? डेबिट। तो लिखो इधर डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,36,400। 8,36,400 पढ़ो पॉइंट नंबर 1। On 15 December, the payment side of the cash book undercast by 10,000। कह रहा है मेरी जो कैश बुक है ना, उसकी जो पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट है 10,000 से। अंडरकास्ट मतलब कम है। मैंने हमारी जो ये पेमेंट साइड है, जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की, इसमें 10,000 कम लिखा है। तो मतलब ये एरर है कैश बुक की, ये कैश बुक की एरर है, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो क्या कह रहा है? पेमेंट पेमेंट 10,000 क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की, पेमेंट साइड जो है कैश बुक की, इट इज अंडरकास्ट बाय 10,000। पेमेंट्स में 10,000 कम लिखे हैं, तो लिख दो। अब आप 10,000 क्रेडिट में कम लिखे हैं ना, तो लिख दो बाय बैलेंस अंडरकास्ट 10,000। क्रेडिट साइड में 10,000 कम शो करा था पेमेंट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री लिख दो बाय बैलेंस अंडरकास्ट कितना? 10,000। समझ में आ गया? क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये कम थे, वो लिख दिए मैंने 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। ठीक है, टिक लगा दो, टिक। A check of 1,31,000 issued on 25th December was not taken in the bank column। कह रहे हमने 1,31,000 के चेक इशू करे, कह रहे इसकी एंट्री बैंक कॉलम कैश बुक में करी नहीं। तो चेक इशू करा तो बैंक ने तो पेमेंट कर दिया होगा, बट जब ये चेक आपने इशू करे तो अपनी बैंक कॉलम कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो ये बैंक कॉलम कैश बुक की तो बन रही है। मतलब ये जो चेक इशू है उसकी एंट्रीज कैश बुक में नहीं हो रखी, इसकी एंट्रीज कैश बुक में नहीं हो रखी, तो कर दो। लिखो यहाँ पे बाय पर्सन अकाउंट 1,31,000, बाय पर्सन अकाउंट 1,31,000। लिख दिया, टिक लगा दो। लिखा है वन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,50,000 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। कह रहे 1,50,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कराए, बट उस कैश बुक में एंट्री कर दी जिसमें बैंक कॉलम ही नहीं था। मतलब ये एंट्री आपने कैश बुक के कैश कॉलम में कर दी, ये एंट्री आपने कैश बुक के कहाँ पे कर दी? कैश कॉलम में। ये कौन सी कैश बुक है? बैंक कॉलम कैश बुक। तो ये जो 1,50,000 आपने डिपॉजिट कराया है, तो क्या इसकी एंट्रीज बैंक कॉलम कैश बुक में हुई क्या? नहीं हुई। हमने कैश बुक में तो एंट्री करी, लेकिन कौन सी कैश बुक में? जिसमें बैंक का कॉलम ही नहीं था। मतलब कैश बुक के कैश कॉलम में कर दी, कैश बुक के कैश कॉलम में कर दी। तो इस बैंक कॉलम कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हो रखी, कर दो। डिपॉजिट कराया बैंक में, तो रिसिप्ट साइड में लिख दो टू कस्टमर अकाउंट 1,50,000
50,000 टू कस्टमर अकाउंट 1,50,000, टिक लगा दो। बताओ ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया ना? टिक लगा देना, टिक। आगे बढ़ो, फोर्थ। On 18 December 2022, the debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward on the credit balance in the cash book. कैश बुक होती है ना, उसका एक पेज था, खत्म हो गया पेज। तो जब पेज खत्म हुआ तो अपन ने उसको बैलेंस किया, तो डेबिट बैलेंस था 15,260। उस डेबिट बैलेंस को जब नेक्स्ट पेज पे लिखा तो क्रेडिट में लिख दिया, मतलब वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बन गया। तो डबल इफेक्ट पड़ेगा, डबल अमाउंट से इफेक्ट पड़ गया अब इससे। तो एक जो डेबिट बैलेंस है, एक तो वो खत्म हो गया, और ऊपर से वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ऊपर से वो कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो इससे डबल अमाउंट से इफेक्ट पड़ेगा। बताओ समझ में आएगी डबल अमाउंट से कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मेरी कैश बुक का जब वो पेज क्लोज हुआ, तो डेबिट बैलेंस था 15,260, उसको नेक्स्ट पेज पे ले गया और एज अ क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया 15,260 नेक्स्ट पेज पे ले जाते समय गलती से। तो कहाँ तो डेबिट बैलेंस शो हो रहा था और कहाँ क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, तो डबल इफेक्ट पड़ गया। एक तो वो जो डेबिट बैलेंस था कैशियर बैंक वो पूरा खत्म हो गया, और ऊपर से ये ओवरड्राफ्ट और शो हो रहा है, तो यानी डबल अमाउंट से इफेक्ट पड़ गया इस पे। पड़ गया क्या? तो क्या हुआ? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ये मान के चलो क्रेडिट साइड में दो बार हो गया। कितना? 15,260, 15,260। तो एक बार 15,260 डेबिट करूंगा, क्रेडिट में लिख दिया ना गलती से, तो एक बार डेबिट करूंगा तो ये डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे। मैंने गलती से यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया, इधर ये डेबिट बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था, यहाँ लिखना था। डेबिट बैलेंस था, यहाँ लिखना था। मैंने गलती से यहाँ लिख दिया 15,000, कितना? 15,260, गलती से यहाँ लिख दिया। तो गलती से इधर क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो अब इसको एक बार डेबिट करूंगा तो ये तो बराबर हो गया ना, डेबिट और क्रेडिट जीरो हो गया, जबकि इसका तो डेबिट बैलेंस शो हो रहा था। यानी एक बार और 15,260 यहाँ लिखने पड़ेंगे, तभी तो दोबारा डेबिट बैलेंस शो होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? डेबिट बैलेंस था तो इसको इधर डेबिट साइड में लिखना था बैलेंस को, गलती से इधर क्रेडिट में लिख दिया। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो गलती से क्रेडिट करा तो इसको डेबिट कर दिया। तो इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, तो ये तो जीरो हो गया ना। जबकि इसके अकॉर्डिंग तो 15,260 डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, तो इसलिए एक बार दोबारा डेबिट करना पड़ेगा 15,260, जब जाके ये रेक्टिफाई होगा। तो इधर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कस डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस रॉन्गली पोस्टेड, डबल अमाउंट से एंट्री होगी। कितना? 30,520, 30,520। बताओ समझ में आई क्या? इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, टिक भी लगा दो और इंपॉर्टेंट भी लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो। और नंबर 5, out of the total check 11,514 drawn on the last week of December, check aggregating 7,815 were encased in December। तो जब ये चेक अपन ने ड्रॉ किए होंगे, ड्रॉ मतलब चेक से पेमेंट करा होगा, तो जब चेक से पेमेंट करा होगा तो कैश बुक में एंट्री कर दी होगी ना इसकी, तो इसकी एंट्री कैश बुक में हो रखी है, अब दोबारा नहीं करनी है। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय द बैंक वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहे बैंक ने हमारे बिहाफ पे 25,000 का डिविडेंड कलेक्ट करा, तो इसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, बट कैश बुक में नहीं हुई है। कर दो। तो यहाँ लिखेंगे टू डिविडेंड 25,000, टू डिविडेंड 25,000। इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है कि 1,000 पेड बाय द, हमने सब्सक्रिप्शन पे करा 1,000 का,
हमारे बैंक ने हमारे ब्याह पे हमारा सब्सक्रिप्शन पे करा 1000 रुपीज़ का, तो जिसकी एंट्री पासबुक में तो रखी है, कैशबुक में नहीं हो रखी, तो ये पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन कितना 1000, टिक लगा दो, टिक टिक लगा दो। फिर कह रहे हैं वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ये क्या है, जो आपका मॉड्यूल है ना उसी का क्वेश्चन है, तो इस सेंटेंस की फ्रेमिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा ना कि ये चेक मतलब रिसीव हुआ है या पे हुआ है। वैसे तो लिखा है आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो आउटगोइंग चेक है, तो मतलब ये चेक हमें रिसीव हुआ होगा, आउटगोइंग चेक है ना। आउट आउटगोइंग चेक मतलब ये आउट ऑफ, मतलब जिस सिटी में हमारा बिजनेस है उसके दूसरी सिटी का चेक हमें मिला है, तो ये चेक हमें मिला है, इसको रिकॉर्ड करा कैश में, कैश बुक में, तो क्या करा, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो चाहो तो आप लिख लो, आपको याद रहे कि ये चेक हमें रिसीव है विच वर डिपॉजिट इनटू बैंक, ये चेक आपको रिसीव है विच वर डिपॉजिट इनटू बैंक। तो 3,50,000 का चेक आपको रिसीव हुआ था, सॉरी ये इसमें इसको पेमेंट मान रखा है, सॉरी सॉरी, इसको पेमेंट मान रखा है, इसको पेमेंट लिख दो आप, कि चेक इशूड मान लो इसको, वहां पे लिख लो चेक इशूड, कि अपन ने 3,50,000 का चेक इशू करा। 3 लाख इसमें क्लियर नहीं है ना सेंटेंस में, बट इसका जो मॉड्यूल में ट्रीटमेंट है उसको एज अ चेक इशूड मान रखा है, तो अब इसको चेक इशूड लिख लो, चेक इशूड, ड्रॉन डिपॉजिट नहीं, इशूड लिख लेना, इशूड। तो अपन ने 3,50,000 का चेक इशू करा, कैश बुक में एंट्री करी, लेकिन कह रहा है कैश बुक में 2 बार एंट्री कर दी, तो जब ये चेक इशू करा होगा तो कैश बुक में कहाँ एंट्री करी होगी, क्रेडिट साइड में एंट्री करी होगी ना 3,50,000 से, कह रहा है 2 बार कर दी, 2 बार कर दी, तो ये जो एक बार करी ये तो ठीक थी, दोबारा नहीं करनी थी, तो ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट, तो यह लिखेंगे चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस, चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस 3,50,000, वहां लिख लिया ना ब्रैकेट में ये चेक इशूड है, ये थोड़ा सा फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है सेंटेंस के, मॉड्यूल में भी सेम ऐसा ही दे रखा है, एग्जाम में क्लियर आएगा कि इशूड है ड्रॉन है, ऐसा नहीं होगा। तो चेक इशूड रिसीव ट्वाइस कितना, 3,50,000, टिक लगा दो, इसको भी टिक लगा दो। अब इसका दिख रहा है डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो इसका कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है, 12,49,920, 12,49,920 डेबिट बैलेंस आ रहा है, 12,49,920 डेबिट बैलेंस आ रहा है, टोटल आएगा 13,91,920, 13,91,920। क्लियर है। अब बनाएंगे क्या, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, बनाओ फॉर्मेट। हाँ जी, ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,49,920, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,49,920।
अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से है, तो किससे टैली करेंगे? पासबुक। जो भी ऐड हो, जो भी लेस होगा, सब कैश बुक में होगा। कौन सा आइटम, कौन सी ट्रांजेक्शन अनटिक रह गई? फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ। फिफ्थ, फिफ्थ अनटिक रह गया। क्या कह रहा है फिफ्थ में? आउट ऑफ द टोटल चेक 11,500 ड्रॉन इन द लास्ट वीक। ड्रॉ करें चेक, ड्रॉ ड्रॉ मतलब पेमेंट करा है बाय चेक। तो 11,514 के चेक का पेमेंट करा है। इसमें से दिसंबर, जिस डेट को अपन बीआरएस बता रहे हैं 31 दिसंबर, उस डेट तक बैंक ने केवल 15,260 में से 15,002 सॉरी 11,514 में से 11,514 में से बैंक ने केवल 7,815 का ही पेमेंट करा है। तो जब ये एंट्री अपने कैश बुक में जब ये चेक इशू करा होगा तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे योर कैश बुक बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय कितना? 11,514। बैंक ने कितना पे करा है? बैंक ने पे करा है कितना? 31 दिसंबर, जिस डेट को आप बीआरएस बना रहे हैं, उस डेट तक बैंक ने इसमें से कितना पेमेंट करा है? 7,815 ही पे करा है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो यहाँ माइनस हो रखे 11,514, यहाँ माइनस है 7,815, तो यहाँ पे ज्यादा माइनस हो रखे कितने? 3,699। तो ये ऐड कर दें तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप? चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक 3,699, 3,699। चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक 3,699। लिख लिया? और कोई ट्रांजेक्शन रही क्या? और तो कोई भी नहीं, सिंगल ही ट्रांजेक्शन थी अनटिक, तो बस टोटल लगा दो। यार है 12,53,619 और माइनस में नहीं है, जीरो है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से है, तो प्लस को क्या मानेंगे? कैश बुक की डेबिट साइड। क्रेडिट को क्या माइनस को क्या मानते हैं? कैश बुक की क्रेडिट। तो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 12,53,619, 12,53,619। बताओ समझ में आई क्या बात? क्लियर है?